हेलो बच्चों, हमने पिछले पार्ट 1 वीडियो में हमने बताया था क्लास 7 साइंस का दूसरा चैप्टर जंतु में पोषण का फर्स्ट पार्ट वीडियो हमने बना दिया था। आज हम देखेंगे सेकेंड पार्ट जंतु में पोषण का सेकेंड पार्ट वीडियो हम बनाएंगे। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ते हुए आपको समझाते हुए चलेंगे। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हमने बताया था दंत सुरक्षा और स्वास्थ्य का आधार। इसमें हमने बताया था कि मतलब किस प्रकार से दांतों की सुरक्षा हमें करनी चाहिए, दांतों को हमें कितनी बार धोनी चाहिए, कैसे दांत साफ करने के बाद हमें अपनी उंगली से मसूड़ों को मलना चाहिए, जैसे मसूड़े में रक्त का प्रवाह अच्छे से हो और हमारा क्या हो, दांत सुरक्षित रहे। ये हमने देखा था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे जो कि है भोजन नली की, मतलब जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो कहाँ से, मतलब किस भाग, हमारे आहार नाल के किस भाग से होकर वो गुजरता है, कहाँ में मतलब किस चीज़ का पाचन होता है और कौन सा ग्रंथि कौन सा भोजन में एंजाइम मिलाता है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो पहला भाग में पढ़ना था मुख गुहा, जो मुख गुहा पढ़ना तो उसके बारे में तो हम पढ़ लिए कि मुख गुहा में जीव होते हैं और दांत उपस्थित होते हैं, और दांत का प्रकार भी हमने देखा, जी का क्या काम है उसका भी मतलब वो भी देखा कि जी का क्या काम है, और जी में मतलब जी का क्या काम है, जी में क्या रहती है, जी में टेस्ट बड्स रहती है, जो हम उसको हिंदी में कहते हैं स्वाद कलिकाएं रहती है, जिससे हम किसी भोजन का टेस्ट ले सकते हैं। हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद मुख गुहा से भोजन कहाँ की किधर की ओर आती है, मुख गुहा की ओर ग्रास नली, जिसको हम इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं। आप किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्रास नली। क्यों? क्योंकि हम मुख गुहा के बारे में पढ़े हैं। मुख में भोजन का आंशिक रूप से पाचन हुआ, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस में किया, शर्करा में किया। अब भोजन कहाँ आएगा, ग्रास नली के थ्रू होते हुए अमाशय में पहुंचेगी। पहले हम अमाशय पढ़ने से पहले हम फूड पाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। फूड पाइप में कह रहा है कि या इसको हम कहते हैं भोजन नली। क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं, या ग्रासिका कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रासिका। इसको इंग्लिश में कहते हैं फूड पाइप या इसोफेगस। क्या कहते हैं, इसोफेगस। भोजन नली नाम से ही स्पष्ट है कि वैसा नली जिससे भोजन होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आप चित्र के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं कि इसी होकर गुजरता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस होकर भोजन गुजरता है, इसीलिए इसको भोजन नली कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन नली कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है भोजन नली लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है, पतली मांसल संरचना होती है। आप यहाँ देख सकते हैं क्या होती है, लंबी होती है, क्या है, लंबी है, और मांसल संरचना मतलब इसमें हड्डी वड्डी नहीं रहेगा, एकदम मांसल संरचना होती है और लंबी होती है, जो मुख गुहिका से अमाशय से जुड़ी होती है। जो कहाँ जुड़ी होता है, मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है, जो मुख गुहिका को अमाशय से जोड़ती है। मुख द्वारा चबाया हुआ भोजन ग्रास नली या ग्रासिका में जाता है। जो आप मुख गुहा में भोजन चबाए उसके बाद आप भोजन कहाँ जाएगा, यही फूड नली में यानी फूड पाइप में जाएगा, ग्रासिका में जाएगा। ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। जो ग्रास नली है यानी फूड जो पाइप है, इसमें क्या होते रहता है, संकुचन होते रहता है। जैसे संकुचन मतलब कि अपने अपने क्या दबाते रहता है, जैसे आप कोलगेट दबा के निकालते हैं, उसमें ऐसे संकुचन होते रहता है, जैसे भोजन आगे क्या ठहराता है, भोजन क्या होता है, आगे की ओर बढ़ता है। इसलिए बता रहा है कि ग्रास नली की मांसपेशियों में संकुचन होते रहता है। इस संकुचन के कारण भोजन नीचे की ओर मतलब सरकता है, मतलब वही बोले आगे की ओर आता है। किसके कारण, संकुचन के कारण क्या होते रहता है, ग्रास नली में संकुचन होते रहता है, जिसके कारण भोजन जो है आगे की ओर सरकता हुआ अमाशय तक पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है, अमाशय तक। क्योंकि आपको भी चित्र में दिखाई थे ग्रास नली के बाद मतलब कौन था, अमाशय ही था। कहाँ कौन था, अमाशय। मतलब ग्रास नली के होते हुए कहाँ आएगी भोजन, अमाशय में आएगी। कहाँ में आएगी, अमाशय, जिसको हम स्टोमक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमक भी कहते हैं। जब स्टोमक बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझे, अमाशय तक पहुंचता है। कभी कभी आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि खाते समय या खाने के कुछ समय बाद
वमन या उल्टी या वोमिटिंग होती है। क्या होती है? वोमिटिंग। इसको इंग्लिश में उल्टी को या वमन कहते हैं, या उल्टी कहे, या इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं? वोमिटिंग होती है। क्या होती है? वोमिटिंग होती है, हो जाती है। भोजन आमाशय तक नहीं पहुंचता। वोमिटिंग कैसे होता है? अगर भोजन हमारे आमाशय तक नहीं पहुंचता है, या आमाशय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता, जो आप भोजन किए या तो वह आमाशय तक पहुंच नहीं पाया, या आमाशय उसको स्वीकार नहीं किया, उसको मतलब अंदर आने की इजाज़त नहीं दिया, तो हमें क्या हो जाती है? वोमिटिंग हो जाती है। क्या होती है? वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी वमन हो जाती है। ठीक है ना? अर्थात भोजन की दिशा बदल जाती है। भोजन की दिशा कैसे बदल जाएगी? भोजन पहले ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी, लेकिन यहाँ जो किसी कारणवश आपकी आमाशय जो इसे भोजन को स्वीकार नहीं किया, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। इसको आना चाहिए नीचे, अब लेकिन आमाशय स्वीकार नहीं किया इसको, तब क्या होगा? इसकी दिशा क्या हो जाएगी? बदल, उल्टा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उल्टा। इसलिए बोल रहा है इसकी दिशा क्या हो जाएगी? उल्टा हो जाएगी, और हम उल्टी के रास्ते से क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। अर्थात भोजन की दिशा बदल जाती है। कब? जब हम उल्टी करते हैं, वो नीचे नहीं आकर ऊपर ही मुंह से क्या निकलता है? निकल जाता है भोजन। संभवतः इसी कारण इसे उल्टी भी कहा जाता है। इसी कारण इसे क्या कहता है? उल्टी। मतलब उल्टा दिशा में चलने लगता है भोजन। उल्टी कब होता है? जब उल्टा, नीचे नहीं आके उल्टी दिशा में चलने लगता है। इसीलिए संभवतः इसी कारण से क्या कहता है? उल्टी कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? आपस में अध्यापक के साथ इस पर चर्चा कीजिए। उसके बाद कह रहा है, आइए अब आपको एक रोचक बात बताएं। ग्रासिका में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। ग्रासिका में क्या होता है? भोजन मार्ग और वायु क्या होती है? एक ही होती है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, उस वह मार्ग और जो वायु वाला मार्ग होता है, शुरू में क्या रहती है? एक ही रहती है। क्या रहती है? एक ही रहती है। आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन तो भोजन नली में, भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वहाँ श्वास नली में क्यों नहीं प्रवेश करता है? कहने का मतलब हुआ कि जब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर कर रहा है कि जो श्वास नली है, इसी रनी होकर आप जो सांस लेते हैं, हवा इसी रनी होकर आती है, और जब आप भोजन खाते हैं तो इसी होकर भोजन आती है। आपके अंदर ये जिज्ञासा पैदा होना चाहिए, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो मतलब ये हुआ भोजन नली, ये क्या हुआ? भोजन नली। क्या हुआ? भोजन नली। ये हुआ श्वास नली। जब भोजन आप ग्रहण करते हैं तो आपको मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए कि दोनों का रास्ता सेम है, तो भोजन जो अणु है, इसमें श्वास नली में काहे घुस जाता है? इसमें काहे घुसता है? इसका सिंपल सा कारण होता है, यहाँ क्या रहता है? एपिग्लोटिस रहता है। क्या रहता है? एपिग्लोटिस, जो कि एक मांसल संरचना होती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो इस श्वास नली वाला जो भाग है ना, इसको ढक लेता है। इसको क्या कर लेता है? ये ढक लेता है, जिससे भोजन क्या होता है? इधर नहीं आके भोजन वाली नली में चला जाता है। अगर मान लीजिए अगर ये एपिग्लोटिस नहीं होता, अगर एपिग्लोटिस नहीं होता, जो हम भोजन करते, वो किधर क्यों चलाता है? सांस नली में चलाता, कि हमको भारी दिक्कत हो जाता कि हम सांस नहीं ले पाते, और क्या हो जाता? उल्टी पुल्टी हो जाता, सांस लेने में बहुत कठिनाई होता है। इसलिए क्या करता है एपिग्लोटिस जब हम भोजन करते हैं तो क्या करता है? श्वास जो नली है इसको क्या करता है? बंद। इसको जो ये है ये एपिग्लोटिस को क्या करता है? बंद करता है। क्या करता है? बंद करता है। तब जो भोजन है, भोजन इससे होकर ये रास्ता यानी क्या आमाशय तक पहुंच जाता है। उसके बाद मतलब बड़ी आंत छोटी आंत आगे बढ़ते जाता है। मतलब कौन हेल्प करता है? ये एपिग्लोटिस जो है, यही क्या करता है? इस श्वास नली को बंद कर लेता है और भोजन, लेकिन दोनों का क्या है? यहाँ दोनों का मार्ग सेम ही है। मतलब श्वास भी इसी होकर आती है और भोजन भी इसी होकर आती है, लेकिन यहाँ एक मांसल संरचना होती है जो भोजन को श्वास नली में आने से रोकती है। वही कह रहा कि आपकी जिज्ञासा होगी कि भोजन और भोजन नली में आमाशय तक, भोजन नली से आमाशय तक जाता है, फिर वह श्वास नली की ओर क्यों नहीं आ जाता? वही बात हुआ जो एपिग्लोटिस रोकता है। वास्तव में श्वास नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। इसलिए जैसे चित्र में इसे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, जो हम आपको बताए वो ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या रहते हैं? एपी मांसल संरचना रहती है, जिसे क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस, जो क्या करते हैं? श्वास नली में भोजन को आने से रोकती है, जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं, या या वाल्व का काम करती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह श्वास नली को ढक लेती है। बोले ना आपको, क्या करती है? मांसल संरचना एपिग्लोटिस क्या करती है? एपिग्लोटिस जब हम भोजन करते हैं, श्वास नली क्या कर लेती है? ढक लेती है। क्या करती है? ढक लेती है, तथा भोजन को भोजन नली में मतलब चला जाता है, तथा भोजन कहाँ चला जाता है?
भोजन भोजन नली में चला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, खासकर तब जब आप तेजी से खाना खाते हैं या खाते समय बात करते हैं, तो अचानक खांसी या छींक या हिचकी आती है, आप घुटन महसूस करते हैं। ऐसा संयोगवश भोजन के कणों श्वास नली में प्रवेश के कारण होता है। ये आपको कह रहा है कि जब आपको कभी हिचकी आता है या कभी सरक जाते हैं, ये कब होता है? जब जो आपका एपिग्लोटिस जो है, कब होता है ये? जब आपका जो ये एपिग्लोटिस है, मतलब जब आप बात करते वक्त, खाने वक्त बात करते हैं या हंसते हैं, तो कभी कभी एपिग्लोटिस क्या होता है कि श्वास नली को नहीं ढक पाता है, श्वास नली को नहीं ढक पाता, जिसके कारण जो आपका भोजन है, भोजन नली में जाने के बदले कहाँ चला जाता है? श्वास नली में चला जाता है। जिसके कारण क्या होता है? मतलब उचकी होता है, या फिर आपको क्या आती है, मतलब छींक आती है, या खांसी भी आती है। क्या आती है? खांसी भी आती है। किसके कारण? ये जो एपिग्लोटिस है, श्वास नली को नहीं बंद कर पाया। इसलिए कहा जाता है जब आप खाना खाएं तो एकदम क्या करें, शांति से खाएं, और बिना बातचीत किए और हंसना खाने वक्त नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपको खाने वक्त ये जो अगर एपिग्लोटिस बंद नहीं हुआ, श्वास नली में भोजन चला गया, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत हो जाएगा, और आप मर भी सकते हैं। इसलिए खाना खाने के वक्त बातचीत नहीं करना चाहिए, मतलब हंसना भी नहीं चाहिए, और सिर्फ क्या करना चाहिए? खाना ही चाहिए। वही बात यहाँ बता रहा है। अब क्या देख लिए, भोजन कहाँ तक गया था? फूड पाइप के होते हुए कहाँ तक आएगा? अमाशय। अब क्या देखेंगे? अमाशय के होते। देखिए यहाँ पे, देखिए कि पहले मैंने मुख गुहा के बारे में पढ़ा था, मुख गुहा पढ़ ले, उसके बाद किसके बारे में पढ़े? फूड पाइप। किसके बारे में पढ़े? फूड पाइप। फूड पाइप से भोजन कहाँ आएगी? अमाशय में आएगी। कहाँ आएगी? अमाशय। अमाशय बारे में आप पढ़ेंगे, अमाशय में भोजन का क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहती है। क्या रहती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम HCl अम्ल भी कहते हैं। या भोजन के साथ क्या करता है, नहीं करता है, अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझाएंगे। कह रहा है अमाशय, क्या आप दूसरा क्या पढ़ेंगे? भोजन आप कहाँ आ गया? अमाशय में आ गया। कहाँ आ गया? अमाशय, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमक। कह रहा अमाशय आहार नल का सबसे चौड़ा भाग है। कौन भाग है? चौड़ा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आहार नल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? ये अमाशय, जिसको आप जब भोजन आप जो करते हैं, अमाशय में ठहरता है। जो आप भोजन करते हैं, नहीं कहते हैं मेरा पेट भर गया, तो क्या पेट भरा है? अमाशय भर गया है आपका। क्या भर गया है? अमाशय भर गया है। यही कह रहा है आहार नल का सबसे चौड़ा भाग क्या है? अमाशय है। या मोटी दीवार वाली थैलीनुमा मांसन संरचना। यह क्या है? मोटी दीवार वाली क्या है? ये देख लीजिए, मोटी दीवार वाली मांसन संरचना है, यही है अमाशय। एक मांसल संरचना, इसमें भी हड्डी उड्डी नहीं होता है। कह रहा थैलीनुमा मांसल संरचना है जो चपटी और यू आकार की होती है। किस आकार की होती है? यू आकार का बोल लीजिए, या जे आकार का बोल लीजिए, जो आकार बोलना है वो बोलना है। एक कह रहा है उल्टी यू आकार, यू ऐसे होता है, यू किसे है? यू ऐसे है, या जे भी इसको आकार के बोल सकते हैं। इससे होकर भोजन छोटी आंत तक पहुंचता है। इससे होकर भोजन कहाँ पहुंचता है? जब भोजन यहाँ आया, भोजन यहाँ पाएगा, भोजन होकर कहाँ पहुंचेगा? इस होकर मतलब कहाँ पहुंचेगा? छोटी आंत में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? छोटी आंत में पहुंच जाएगा। अमाशय, कह रहा अमाशय के आंतरिक भाग में पाचक रस श्लेष्मा म्यूकस तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। क्या होता है? क्या स्रावित होता है? श्लेष्मा पाचक रस। क्या कौन रस? पाचक रस। उसको कहते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है, उसको हम पाचक रस कहते हैं। श्लेष्मा, श्लेष्मा यानी म्यूकस। म्यूकस क्या करता है? जो अमाशय जो रहती है, क्या रहती है? अमाशय जो रहती है, इसके अंदर क्या रहती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है। क्या रहती है? एसिड। अगर श्लेष्मा क्या करते हैं? जो दीवार है, दीवार इसको मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करने से बचाता है। इसको मतलब गलाता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या रहता है? म्यूकस रहता है। क्या रहता है? म्यूकस का दबाव बना रहता है, जिसपे इसका अभिक्रिया नहीं हो पाता है। जैसे आप देखते होंगे, जो क्या कहते हैं, पच्चा का पत्ता, या कोई ऐसा पच्चा का पत्ता देखते होंगे जिस पर आप पानी देते हो छाल जाता है, उस पर मतलब रुकता नहीं है। उसी तरह म्यूकस होता है कि म्यूकस जो एसिड इसके अंदर रहता है, इस पे कार्य नहीं कर पाता है, इस पे कार्य नहीं कर पाता है। तो ये कह रहा जो अमाशय है, क्या क्या अमाशय के अंदर भाग से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है, श्लेष्मा म्यूकस निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। किससे? अमाशय के भीतरी दीवार से, किसी भीतरी भाग से निकलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अमाशय को जो भीतरी मतलब भीतरी भाग है, उससे क्या क्या निकलता है? अमाशय के भीतरी भाग से क्या निकलता है? पाचक रस निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, और
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कहता है श्लेष्मा जो है अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। बताए ना, अगर श्लेष्मा नहीं रहेगा, नहीं म्यूकस नहीं रहेगा तो क्या होगा? जो हाइड्रोक्लोरिक जो भीतरी स्तर है उसको क्या करेगा? गला देगा। क्या कर देगा? गला देगा। क्योंकि एसिड जो होता है बहुत पावरफुल होता है। आप देखते होंगे कि जब भी आप बाथरूम साफ करने वाला जो एसिड रहता है उसको धरती पर दीजिएगा, खौलेगा। क्या करेगा? खौलेगा। तो मतलब त्वचा को आराम से गला सकता है। इसलिए क्या रहता है? अमाशय के आंतरिक दीवार में श्लेष्मानी म्यूकस रहता है, जो कि मतलब अमाशय से सुरक्षा, HCl अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद कहता है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है, क्या कौन अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है। जो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ रहती है? अमाशय में ही रहती है। कहाँ रहती है? अमाशय में क्या रहती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहती है। ये जो हम डॉट डॉट करके दिए क्या है? HCl अम्ल है। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होती है? जो हम भोजन किए उसमें बहुत सारा कीटाणु उटाणु रहता है। तो भोजन करने के बाद क्या होती है? जब अमाशय में सर्वप्रथम आती है तो इसका क्या होता है? जितना भी कीटाणु रहता है वो HCl अम्ल के प्रभाव से क्या होता है? सब मर जाता है, एकदम छना जाता है पूरा। क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल मतलब बहुत पावरफुल होता है। जो भी हमारे भोजन के साथ बैक्टीरिया या जीवाणु आते हैं उसको क्या हो जाती है? मर जाती है। क्या हो जाती है? मर जाती है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। और उसके बाद तथा माध्यम को अम्लीय बनाता है। क्या बनाता है? अम्लीय। क्योंकि इसमें क्या रहता है? HCl अम्ल रहता है, इसलिए अम्लीय माध्यम बना देता है। भोजन के माध्यम को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। जिससे क्या होता है? जिससे पाचक रसकों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। जब भोजन को अम्लीय बना देगा तो उस पर क्या होगा? जितने पाचक रस हैं उसको क्या मिलती है? सहायता मिलती है। उस पर कार्य करने, उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए उसकी सहायता मिलती है। अगर पाचक रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थों में बदल देता है। जो पाचक रस अमाशय में जो पाचक रस रहता है वो क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये बात याद रखना है। प्रोटीन जो पाचक रस जो है प्रोटीन को किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में बदलेगा। किस में बदलेगा? अमीनो अम्ल में बदलेगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा भी जा चुका है कि प्रोटीन को किस में बदला जा सकता है? अमीनो अम्ल में मतलब पाचक रस बदल सकता है। अब पढ़ेंगे छोटी आंत। अब क्या पढ़ेंगे? छोटी आंत। छोटी आंत को कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं छोटी आंत को? स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से छोटी आंत कहाँ से कहाँ तक होती है। छोटी आंत जो है आप देख पा रहे हैं, जो छोटी आंत है यहीं तक रहता है। छोटी आंत कहाँ तक रहता है? सॉरी अमाशय जो है यहीं तक मतलब अमाशय रहता है यहीं तक। उसके बाद यहाँ से जो है छोटी आंत क्या होता है? जो पाइप आकार जो देख रहे हैं क्या है? छोटी आंत यहाँ से क्या होता है? शुरू हो जाती है। कहाँ हो जाती है? यहाँ से शुरू हो जाती है। और ये छोटी आंत जो है यहाँ से शुरू होते होते क्या है? जैसे आप देख रहे हैं पाइप वाला, ये सब क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। क्या है? ये सब छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है और जाके बड़ी आंत में मिल जाती है। कहने का मतलब क्या हो? अमाशय के बाद से कहाँ आती है? अमाशय के बाद कौन है? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत है। छोटी आंत आप देखने में आपको क्या लग रहा है? सबसे मतलब बड़ा लग रहा है। जो पाइप आकार का क्या है? बहुत बड़ा लग रहा है। तो मतलब रियल में क्या है? ये आहार नल का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे लंबा भाग है ये। क्या है? आहार नल। जितना आपका हाइट है उससे 3 गुना बड़ा इसका क्या है? मतलब इसका लंबाई है। क्या है? इसका लंबाई है। आप इसे इस चित्र को अच्छे से नोट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे, इसलिए आप इसे अच्छे से बना भी सकते हैं। दो सेकेंड रुकिएगा थोड़ा। छोटी आंत क्या है? आहार नल का सबसे लंबा भाग है। क्या है? सबसे लंबाई में सबसे क्या कौन हुआ सबसे बड़ा भाग? छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। एक बात और, छोटी आंत में जो छोटी आंत कहाँ शुरू हो जाता है? यहाँ से यहीं पर से क्या छोटी आंत शुरू हो जाता है। जो यकृत जो है, लीवर आप जिसको कहते हैं, लीवर, और मतलब इधर अमाशय के नीचे क्या रहता है? अग्नाशय रहता है। क्या रहता है? अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में पैनक्रियाज बोलते हैं। ये जो अपना एंजाइम जो है, जो मतलब जो भोजन को पचाने वाला एंजाइम रहता है, वो कहाँ छोड़ता है? छोटी आंत की नली में ही छोड़ता है। कहाँ छोड़ता है? छोटी आंत की नली में। क्यों? क्योंकि
छोटी आंत कहाँ से, हिये से शुरू हो जाता है, मतलब अमाशय के मतलब अंतिम भाग से क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यकृत कौन, यकृत यानी लीवर या अग्नाशय यानी पेनक्रियाज अपना एंजाइम किस में छोड़ता है, तो आप बोलिएगा अपना एंजाइम छोटी आंत में छोड़ता है। तो आपको पता चल गया जो यकृत जो है, यकृत यानी लीवर जो है और अग्नाशय जो है अपना स्राव यानी अपना एंजाइम किस में छोड़ता है, छोटी आंत में छोड़ता है। किस में छोड़ता है, छोटी आंत। क्यों, क्योंकि हिया के बाद कौन सा मतलब आहार नल का भाग शुरू हो जाता है, हिया के बाद आहार नल का छोटी आंत शुरू हो जाता है। इसलिए ये याद रखना है, अग्नाशय और यकृत अपना स्राव किस में छोड़ता है, छोटी आंत में छोड़ता है। किस में छोड़ता है, छोटी आंत में छोड़ता है। तो पहले हम देखेंगे, तो हम पहले देखेंगे छोटी आंत छोटी आंत के बारे में हम जान लेंगे। कह रहा है छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 6 से 7 मीटर। ये भी एग्जाम में पूछेगा, आपको याद रखना है। छोटी आंत जो है 6 से 7 मीटर क्या होती है, लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है। यानी आपकी हाइट से 3 गुना बड़ा रहेगा छोटी आंत। उसको अगर मतलब खोल के देखा जाए तो आपके हाइट से कितना बड़ा, 3 गुना बड़ा रहेगा। कहता है कुंडलित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है, कुंडलित। कुंडलित मतलब क्या, ऐसे ऐसे मुड़ा रहेगा। आपको दिखाए ना कि कैसा संरचना होती है, कुंडलित रहती है। देखिए कुंडलित की संरचना कैसी है, कुंडलित है। ऐसे 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 घुमा हुआ कुंडलित है, ठीक है ना। क्या कौन सी संरचना है, कुंडलित संरचना है। इसमें क्या रहता है, ये बता रहा है। इसमें यकृत, अग्नाशय तथा तथा स्वयं इसकी दीवारें से शराब प्राप्त होती है। इसमें छोटी आंत में जो है किसकी शराब मिलती है, यकृत को मिलती है शराब। आपको बताया अभी, कहाँ किसकी मिलती है, यकृत को मिलती है। या अग्नाशय के भी शराब किसमें, अग्नाशय भी अपना शराब किसमें मिलाता है, छोटी आंत में मिलाता है। और जो स्वयं जो छोटी आंत है उसके भी आंतरिक स्तर से यानी उसके भी दीवार से क्या निकलते रहता है, दीवारों से शराब प्राप्त होते हैं। किससे, छोटी आंत के दीवार से प्राप्त होते हैं। तो आपसे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे कि जो लीवर जो है यानी यकृत और अग्नाशय अपना शराब आहार नाल के किस भाग में छोड़ते हैं, तो आपको बोलना है आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो पहले पढ़ लेते हैं यकृत यानी लीवर बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे, लीवर बारे में। लीवर से प्राप्त शराब के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्राप्त शराब, अगर लीवर जो अपना एंजाइम छोड़ता है भोजन को पचाने के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अमाशय के बाद कौन आता है, लीवर आता है। क्या आता है, अमाशय के बाद पहले लीवर आएगा, फिर अग्नाशय आएगा। क्या आएगा, फिर अग्नाशय आएगा। तो कहता है लीवर के बारे में, कहता है गहरे लाल भूरे रंग की यकृत होती है। कैसे होती है, गहरे लाल भूरे रंग की यकृत मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन अंडरलाइन कर लेना है। ये आप अगर आप देख रहे हैं, इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आपसे पूछेगा आहार नाल का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको क्या बोलना है, यकृत है। क्या है, यकृत है। या आहार मानव शरीर का क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। क्या है, यकृत है। यह अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित होती है। किस ओर स्थित होती है, दाहिने ओर। आप देख सकते हैं जो यकृत है किस ओर स्थित है, दाहिने भाग स्थित है। किस भाग है, दाहिने भाग। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आहार नाल के किस भाग में यकृत उपस्थित होता है, तो आपको बोलना है आहार नाल के दाहिने भाग में क्या होता है, यकृत रहता है। और कहेगा अमाशय किस भाग में रहता है, तो आहार नाल के सॉरी यकृत जो है आहार नाल के बामा भाग में रहता है। किस भाग में रहता है, बाएं भाग, अमाशय के ऊपरी भाग। नहीं सही ही बोले। क्या बोले कि आहार नाल के किस भाग में रहता है, दाहिना भाग में। कौन भाग में रहता है, दाहिना भाग में यकृत रहता है। और बायां भाग में क्या रहता है, अमाशय रहता है। क्या रहता है, अमाशय रहता है। आपको मतलब लगता होगा कि नहीं ये बायां भाग है, नहीं ये क्या है, दाहिना भाग है। क्या है, दाहिना भाग। जब आप इसके ये पिक्चर जो आपके ओर घुरा हुआ है, आप भी इसके, जिसे ये पिक्चर आपके ओर घुरा है, आप भी अपने आप को इसमें समा लीजिए। क्या कर लीजिए, समा लीजिए। तो आपको पता चलेगा नहीं क्या है, मेरे दाहिने भाग में क्या है, यकृत है। क्या है, यकृत है। और बायां भाग में क्या है, अमाशय है। क्या है, अमाशय है। वही कह रहा है कि अमाशय के ऊपरी भाग में दाहिने ओर स्थित रहता है। कौन, दाहिने भाग में यकृत स्थित रहता है। और पित्रस यानी
बाइल जूस स्रावित करती है। क्या स्रावित करती है? पितरस यानी बाइल जूस। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा यकृत कौन सा रस स्रावित करती है? पितरस स्रावित करती है। कौन सा करती है? पितरस। पितरस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बाइल जूस स्रावित करती है, जो कि एक थैलीनुमा संरचना पित्ताशय, पित्ताशय में क्या रहती है? संग्रहित रहती है। क्या रहती है? पित्ताशय में संग्रहित। मतलब देखिए ये यकृत हुआ, क्या हुआ? ये यकृत हुआ। जो यकृत है ये क्या है? ये यकृत के अंदर एक पित्ताशय रहता है। क्या रहता है? पित्ताशय थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? पित्ताशय। ये पित्ताशय के अंदर से क्या निकलता है? पितरस निकलता है। क्या होता है? पितरस। मतलब पित्ताशय के अंदर क्या रहता है? पितरस। मतलब कहने का मतलब यकृत के अंदर पित्ताशय है, पित्ताशय के अंदर से क्या निकलता है? पितरस। क्या निकलता है? जब भोजन आती है तो भोजन में अपना रस ये मिला देता है। क्या करता है? भोजन में अपना रस मिला देता है। वही लिखा है ये पित्ताशय संग्रहित होता है, जो पितरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पितरस किसकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वसा के पाचन। ये भी बात याद रखना है। पितरस किसकी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वसा के पाचन में निभाती है। किसकी पाचन में? वसा। अब पढ़ेंगे अग्नाशय। अब क्या पढ़ेंगे? अग्नाशय। अग्नाशय इंग्लिश में क्या कहते हैं? अग्नाशय इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियास। क्या कहते हैं? पेनक्रियास। पेनक्रियास इधर स्थित रहता है कि आहार नाल के बायां भाग में, किन भाग में? बायां भाग में। देखिए और क्या है? बायां भाग में क्या? अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय क्या है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेनक्रियास कहते हैं। मतलब अमाशय के ठीक नीचे अग्नाशय रहता है। क्या रहता है? अग्नाशय रहता है। कहता है अग्नाशय हल्के पीले रंग की, क्या कुछ रंग की होती है? अग्नाशय हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की रहती है। कौन पत्ती? जो आपसे नाखून काटते हैं उसके आकार की एक बड़ी आकार की बड़ी ग्रंथि है, जो अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। कहाँ स्थित होती है? अमाशय के ठीक नीचे स्थित है। इससे स्रावित अग्नाशय रस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया कर उन्हें सरल रूप में बदल देता है। मतलब कहने का मतलब इस कह रहा है कि अग्नाशय जो है इसमें बहुत सारा एंजाइम रहता है। जब भोजन आती है तो क्या करती है? ये एंजाइम छोड़ती है और ये जो कार्बोहाइड्रेट वसा है और प्रोटीन है इसको क्या करती है? पचाती है। क्या करती है? पचाती है। ठीक है ना। अग्नाशय क्या है? हल्के पीले रंग की होती है, जो कहाँ होती है? मतलब अमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। क्या होती है? नीचे स्थित होती है। और अपना जो रस है किसमें स्रावित करती है? अपना जो रस है ये छोटी आंत में स्रावित करती है। अब आएंगे छोटी आंत की दीवारों से स्राव। जो छोटी आंत है उसकी जो दीवार है वो क्या क्या स्रावित करती है उसके बारे में अब पढ़ेंगे। छोटी आंत की दीवारों से स्राव। जैसे छोटी आंत, ये जो छोटी आंत है, छोटे इसकी जो दीवार है, ये बीच वाला नीचे से दीवार है, ऊपर दीवार है, इधर दीवार है, इधर दीवार है, इससे क्या होगा? रस, इससे भी रस स्रावित होती है। इसके बारे में अब पढ़ेंगे। कहता है छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप से पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उसे पूर्ण रूप से पचा देती है। मतलब जो जैसे यकृत भी पचाया, अमाशय भी पचाया, जब छोटी आंत में आती है तो क्या होती है? आधा पचे हुए भोजन रहती है। क्या रहती है? आधा पची हुई भोजन रहती है। जब आती है तो वो क्या करती है? जब छोटी आंत में पूर्ण रूप से पच जाता है भोजन। क्या कहाँ पच जाता है पूर्ण रूप से भोजन? छोटी आंत में। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होती है, तो आपको बोलना है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पढ़ेंगे इस प्रकार छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, सेल शर्करा, ग्लूकोज में प्रोटीन, अमीनो अम्ल तथा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल। और वसा किस में बदलता है? वसा अम्ल बदल जाता है। इसको भी याद रखना। प्रोटीन किस में बदल जाता है? अमीनो अम्ल। और वसा किस में बदल जाता है? वसा अम्ल। और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। अब पढ़ेंगे छोटी आंत में पचे भोजन का अपशोषण। अब जो भोजन पच गया उसका क्या होगा? अपशोषण होगा। क्या होगा? अपशोषण होगा। पचे हुए भोजन का अपशोषण छोटी आंत की आंतरिक भित्ति दीवार से होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत जो रहती है उसके भित्ति दीवार। जैसे ये छोटी आंत है, क्या है ये? भोजन कैसे पचता है? ये छोटी आंत है। क्या है? छोटी आंत। आपको इसमें थोड़ा बहुत छोटा लखा दे रहा होगा। ये जब छोटी आंत हम माइक्रोस्कोप पर देखेंगे, क्या देखेंगे? इसको जब हम जूम करेंगे, क्या करेंगे? जूम। ये छोटी जो आंत है, इतनी छोटा पाइप लखा दे रहा है, इसको हम क्या करेंगे? जूम करेंगे। क्या करेंगे? जूम। जब मोबाइल पर से आप पिक्चर को जूम करते हैं तो क्या होता है? बड़ा लखा रहता है। जब हम इसको जूम करेंगे क्या रहेगा? ये मतलब थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं, इसके अंदर क्या रहेगा? ऐसे ऐसे उंगली नुमा क्या रहता है? संरचना रहती है। क्या रहती है? संरचना रहती है। इसमें भी क्या रहेगा? अंगुलीनुमा संरचना। किसमें रहती है अंगुलीनुमा संरचना? छोटी आंत में रहती है। किसकी रहती है? छोटी आंत अंदर अंदर रहता है। जब इसको जूम करते हैं तब हमें पता चलता है ओ, मतलब कि इसमें क्या है? फिंगर लाइक क्या है? मतलब संरचना रहती है, जो कि क्या करती है?
भोजन की अपशोषण करता है। क्या करता है? भोजन का अपशोषण। इसको फिंगर लाइक जो संरचना है इसको हम क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भिलाई। या इसको हम इंग्लिश में कहते हैं रसांगुल। क्या कहते हैं? रसांगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांगुल भी कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? रसांगुल कहते हैं। यही रसांगुल क्या करता है? भोजन का क्या करता है? अपशोषण करता है। क्या करता है? जो भोजन में मतलब जैसे जो पच गया, प्रोटीन पच गया, विटामिन पच गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये क्या करता है? अंदर खींचता है। क्या करता है? ये खींचता है और हमारे ब्लड में मिला देता है, जिससे हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। तो मेन काम क्या हो? छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण अपशोषण होता है। क्या होता है? भोजन का पूर्ण अपशोषण। अगर भोजन का पूर्ण अपशोषण नहीं होगा तो हमारे खून में ऊर्जा, विटामिन जो कार्बोहाइड्रेट है वो नहीं जा पाएगा, जिससे हमें ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेन काम क्या करता है? छोटी आंत में मेन काम दो होता है। कौन कौन होता है? भोजन का पूर्ण पाचन होता है और भोजन का पूर्ण क्या होता है? अवशोषण होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो आपको बोलना है भोजन का पूर्ण अपाचन छोटी आंत में होता है। और आपसे कोई पूछे भोजन का पूर्ण अवशोषण कहाँ होता है, फिर भी क्या बोलना है? छोटी आंत। क्योंकि छोटी आंत को हम जब जूम करके देखते हैं इसमें क्या रहता है? उंगली आकार का संरचना बना रहता है। जो भोजन जो बच गया है उसको, उससे जो अच्छा जो पदार्थ है, पोषक तत्व है, उसको क्या करती है? ये भिलाई जो है क्या करती है? खींचती है और ब्लड में मिला देती है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? छोटी आंत जो दीवार है वो मतलब भिलाई है। क्या है? भिलाई है, जो उंगली आकार की है। क्या किसके आकार की है? उंगली आकार की है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जो क्या करती है? भोजन का अपशोषण करती है। क्या करती है? भोजन का अपशोषण करती है। छोटी आंतरिक दीवार से होता है। पचे हुए भोजन का अपशोषण किस होता है? छोटी आंत की आंतरिक दीवार भित्ति यानी दीवार से होता है। आंतरिक भाग में अंगुली समान उभरी हुई संरचनाएं होती है। बोले ना आपको, उंगली समान क्या होती है? संरचना होती है। किसमें? छोटी आंत के आंतरिक भाग में, जिसे दीर्घरोम या रसांगुल कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घरोम हिंदी में कहते हैं, या रसांगुल कहिए या भिलाई कहिए। इसको क्या कहेंगे? भिलाई कहिए या दीर्घरोम कहिए। कहाँ उपस्थित रहता है? छोटी आंत में रहता है, जो क्या करता है? भोजन का अपशोषण करता है। दीर्घरोम पचे भोजन का अपशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। ये क्या होता है? तल क्षेत्र बढ़ा देता है। मतलब हीमोपाचन होगा, हीमोपाचन, अपशोषण, हीमोपाचन क्या होगा? होते रहेगा। क्या होगा? होते रहेगा। जो क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? भिलाई कहते हैं। तथा दीर्घरोम पचे भोजन का अपशोषण के लिए तल क्षेत्र बढ़ा देता है। इसमें सूक्ष्म रुधिर वाहिका का जाल फैला। जो भिलाई है इसके बगल में क्या रहेगा? नस, जिसको आप रुधिर वाहिका मतलब जो खून वाला जो नस रहता है इसके बगल बगल में रहता है, जिससे भोजन का अपशोषण कर खून में क्या करती है? मिला देती है। अभी कहते हैं रुधिर वाहिका का जाल फैला रहता है। किसके बगल में? ये भिलाई के बगल में रुधिर वाहिका क्या रहती है? जाल फैली रहती है, जो अवशोषित करके पोषक तत्व किसमें फैला देती है? मतलब उसमें भिलाई क्या करता है? पोषक तत्व को मतलब रुधिर वाहिका में मिला देती है। क्या कहते हैं? अवशोषित भोजन इन रुधिर वाहिकाओं की सहायता से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, जहां अनेक जटिल पदार्थ के बनने में उनका उपयोग होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सौंगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंगीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सौंगीकरण किसको कहेंगे? कि मतलब छोटी आंत के द्वारा अपशोषित भोजन से हमारे शरीर में विभिन्न भागों में क्या करते? खून, रक्त के द्वारा विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, जिससे हमारा क्या होता है? विकास होता है। उसे क्या कहते हैं? सौंगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंगीकरण कहते हैं। कहता है श्वसन के कार्य में कोशिका में स्थित ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल में होता है। किसके द्वारा होता है? श्वसन के क्रम में। जब आप श्वसन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कैसे मतलब जो पचा भोजन है उससे कैसे हमें ऊर्जा मिलती है, और कैसे मतलब CO2 मतलब क्या करती है? भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है, वो आपको पढ़ाएंगे। तो खाली ध्यान रखना है, श्वसन के क्रम में कोशिकाओं से स्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। जैसा क्या होती है? ऊर्जा, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अपनी शरीर क्रियाकलाप को कर पाते हैं अच्छे ढंग से। कहता है भोजन का बिना पचा भाग या जिसका अपशोषण नहीं होता है वो बड़ी आंत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत। अगर छोटी आंत में मतलब भोजन का पाचन नहीं हुआ, भोजन का पाचन इसमें जो मतलब नहीं हुआ, या जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, जो उसको मतलब भोजन पचा हुआ भोजन का अपशोषण करके जो अपशिष्ट पदार्थ बच गया, मल मूत्र बच गया, वो कहाँ ट्रांसफर कर देता है?
बड़ी आंत में ये छोटी आंत हुआ, क्यों आंत, क्या छोटी आंत, यहाँ लिखे भी हैं क्या छोटी आंत है। इसमें मतलब जब जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है मलमूत्र, किसमें कर देता है, बड़ी आंत में कर देता है। कहाँ कर देता है, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में सिर्फ एक ही काम होता है, क्या होता है बड़ी आंत में काम, कि जो बड़ी आंत में जो पचित भोजन है उसे क्या करते हैं, पचित भोजन से जल का अवशोषण करता है। क्या करता है, जल का अवशोषण करता है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पचित भोजन में से जल का अवशोषण कौन करता है, तो बोलना है छोटी आंत करता है। कौन करता है, छोटी आंत करता है। कह रहा है छोटी आंत नहीं, बड़ी आंत, क्या करे, कौन करता है, बड़ी आंत करता है। कहता है बड़ी आंत का लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं बड़ी आंत को। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी और चौड़ी होती है। क्या होती है, छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल, क्या बोले, जो मतलब जो भोजन नहीं पचा है उसे क्या करता है, भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण करता है। कौन करता है, बड़ी आंत करता है। कौन करता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या कर रहा है, जो पचित भोजन, जो भोजन नहीं पचा है उसे क्या करता है, जल अवशोषित करता है और कुछ लवणों का क्या करता है, अवशोषण करता है। बाकी क्या है, बचा हुआ, इसके द्वारा बाकी बचा हुआ अपचित पदार्थ अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय यानी रेक्टम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, मलाशय में चला जाता है। मतलब जो भोजन जो बच गया है, इसमें क्या होगा, भोजन पानी का अवशोषण होगा और जो पानी का अवशोषण होने के बाद जो भी अनपचा भोजन है या फिर मलमूत्र जो है कहाँ चल जाएगा, ये रेक्टम मलाशय में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा, मलाशय में चल जाएगा, यहाँ जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमा। फिर जब आपको बाथरूम लगता है तो आप क्या, मल द्वारा क्या होती है, जो मलमूत्र होती है उसे क्या करते हैं, त्याग देते हैं, मतलब अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना। वही कहाँ चल जाएगा, मलाशय में चल जाएगा। और जहाँ समय पर गुदा यानी एनएस द्वारा या मल द्वारा के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को निष्कासन कहते हैं। निष्कासन, इजेशन किसको कहते हैं, निष्कासन हम उसको कहते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ हम अपने शरीर के द्वारा शरीर से मल द्वार के द्वारा बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्कासन हम उसको कहेंगे अपने शरीर से क्या करते हैं, मल मूत्र को बाहर निकालना क्या कहलाता है, निष्कासन कहलाता है। अब आता है एक अगला टॉपिक है जिसको कहते हैं दस्त और जीवन रक्षक घोल। दस्त उसको कहते हैं जब लोग क्या हो जाता है, मतलब पैखाना पतला सूल होता है, उसको क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। जीवन रक्षक घोल और जीवन रक्षक घोल कि जब किसी को मतलब पेट खराब हो जाता है, उससे क्या होता है, उसके शरीर से शराब पानी क्या होता है, निकल जाता है। तब मतलब घर में क्या करते हैं मम्मी पापा, जो मतलब पहले जमाना का आदमी है, उस क्या करते हैं, गर्म पानी करके उसमें नमक हल्का चीनी डाल के उस घोल बनाता है। क्या बनाता है, घोल। उसे क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल कहते हैं। आइए पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं। कहता है भोजन तो हम प्रतिदिन करते हैं, लेकिन कभी कभी आंतरिक संक्रमण, भोजन के पदार्थों एवं जल की विषमता या अपच के कारण हम बार बार क्या हो जाते हैं, पतले या जलीय मल के निष्कासन के लिए विवश हो जाते हैं। कहता है कभी कभी होता है कि मेरा भोजन नहीं पच पाता, जिससे हमारा क्या होता है, पेट खराब हो जाता है और हम क्या, पतले जलीय मल के निष्कासन मतलब पतले पैखाने क्या हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। छोटे बच्चों की स्थिति का शिकार अक्सर हो जाते हैं। छोटे जो बच्चे हैं इस स्थिति का क्या हो जाते हैं, शिकार अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दांत आता है तो मतलब उसका पतला पैखाना होता है। इस स्थिति को दस्त कहते हैं। क्या कहते हैं, दस्त कहते हैं। दस्त के कारण शरीर में जल और लवण की कमी हो जाती है। जो जल और लवण है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि जितना भी शरीर का पानी होता है वो मलमूत्र द्वारा क्या होता है, निकल जाता है। कभी कभी यह स्थिति घातक भी हो जाती है और अगर आप समय पर इलाज नहीं कराए, अगर आपका सूल या झाड़ हुआ है, आप समय पर इलाज नहीं कराएं तो यह स्थिति क्या हो सकती है, घातक हो सकती है। इसके लिए अगर शुरुआती दौर है मतलब हुआ तो इसके लिए करा 1 लीटर उबला हुआ पानी प्लस 2 चम्मच चीनी प्लस 1 चुटकी भर नमक, इसको क्या करिए, घोल लीजिए, घोल कर पीना, जिसको हम क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल कहते हैं। ऐसी स्थिति में उबले जल को ठंडा करके उसमें चीनी और चुटकी भर नमक का घोल बनाकर प्रभावित व्यक्तियों को दिया। प्रभावित व्यक्ति उसको कहा, जिसको ये दस्त होता है, उसको प्रभावित व्यक्तियों को बार बार देना चाहिए। इससे जो है जीवन रक्षक घोल या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवन रक्षक घोल या ORS कहते हैं। क्या कहते हैं, ORS। आपको मतलब जानते हैं ORS के घोल, जब किसी का पेट में गैस बन जाता है क्या कहता है, जो 5 रुपये वाला क्या करो, एक ORS को घोल ले आओ। तो इसको ORS का फुल फॉर्म होता है ओरल, O से ओरल, R से रिहाइड्रेशन, S से सॉल्यूशन। तो ORS का फुल फॉर्म याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ORS का फुल फॉर्म क्या होता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। साथ ही अतिशीघ्र चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। सिर्फ यही पीना नहीं चाहिए, ये पीना मतलब सहायता आपको हल्का प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर आपका
आपको जो है अतिशीघ्र क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, मतलब चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए। इस प्रकार हम क्या किया, मानव में जो पोषण था, मानव आहार नाल का जो चित्र था उस पूरा पढ़ लिया और उसका पूरा वर्णन भी हमने कर लिया है। कहाँ से कहाँ वर्णन किया, पहले मुख से शुरू किए थे और ग्रास नली पे आए। ग्रास नली में क्या होता है, अमाशय में क्या होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और अमाशय में भीतरी दीवार क्या रहता है, म्यूकस का बना रहता है, जो क्या करता है, HCl के प्रभाव से बचाता है। फिर भोजन कहाँ आता है, छोटी आंत में आती है। कहाँ आती है, छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही आती है यकृत क्या करता है, अपना शराब इसमें मिलाता है और अग्नाशय भी क्या करती है, इसमें अपना शराब मिलाती है। यकृत से कौन शराब निकलता है, पितरस निकलता है। क्या निकलता है, पितरस। पितरस कहाँ में जमा रहता है, पित्ताशय में पितरस रहता है जमा। और अग्नाशय जो अग्नाशय की रस क्या करती है, भोजन में मतलब छोटी आंत में मतलब मिलाती है। उसके बाद ये पाइप द्वारा होते हुए कहाँ आती है, भोजन छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में भोजन का क्या होता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन होता है और पूर्ण रूप से क्या होता है, अवशोषण होता है। और जो अपच भोजन बच गया, जो अपशिष्ट पदार्थ भोजन का बच गया, वो कहाँ जाती है, छोटी आंत के थ्रू बड़ी आंत में जाती है। बड़ी आंत में जब आती है तो बड़ी आंत में सिर्फ भोजन का जो भोजन है, अपचित भोजन है, उसमें से क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। क्या होगा, जल का अवशोषण होगा। और उसके बाद क्या होगा, मलाशय में जाकर मतलब शिष्ट पदार्थ क्या होगा, जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। और समय समय पर क्या होगा, मल द्वार के द्वारा ये मलमूत्र बाहर, शरीर के बाहर हम मतलब त्यागते रहेंगे। यही बात हुआ। अब हम पढ़ेंगे घास चरने वाले जंतु में पाचन। जो घास चरने वाले जंतु हैं उसमें किस तरह से पाचन होता है। जिस तरह हमारे में आहार नाल का भाग था, कैसे कैसे पाचन है, उसी तरह से क्या देखेंगे, जो घास चलता है, जैसे गाय भैंस ये सब घास चलता है, इस जो घास भूसा खाता है, ये जानवर जो खाना खाता है, इसका पाचन कैसे होता है ये देखेंगे। कह रहा हमारे आसपास ऐसे अनेक जंतु हैं जो घास खाते हैं। क्या खाते हैं, घास खाते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी। हम घास पचा नहीं सकते, हम घास क्या कर सकते हैं, पचा नहीं सकते हैं। पौधों से प्राप्त अधिकांश पोषकों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। हम घास इसलिए नहीं पचा सकते हैं क्योंकि घास में क्या किसकी प्रधानता रहती है, मतलब सबसे बेसी क्या रहता है उसमें, सेलुलोज रहता है। क्या रहती है, सेलुलोज रहता है। जो मतलब हम सेलुलोज को पचा नहीं सकते। हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने वाला एक भी एंजाइम नहीं है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, सेलुलोज पचा नहीं सकते हैं। घास में सबसे बेसी क्या रहता है, सेलुलोज ही रहता है। उस सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम जो है और बैक्टीरिया जो है किसके अंदर रहता है, गाय भैंस के अंदर ही रहता है। इसलिए घास को गाय भैंस ही पचा सकता है, हम लोग पचा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि जो सेलुलोज रहता है, तो घास में क्या रहता है, सेलुलोज रहता है। और घास में सेलुलोज रहता है, वो हमारे अंदर वो पाचक सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम नहीं होती है। अब कह रहा घास में भी सेलुलोज प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट। कौन जटिल, बहुत कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। मानव सहित बहुत से जंतु सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। मानव भी नहीं कर पाता है और बहुत से जंतु ऐसे हैं जो सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। कौन पाचन कर सकता है, गाय भैंस जो घास खाता है वही सेलुलोज का पाचन कर सकता है। क्योंकि घास में सबसे बेसी क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ये क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे या आपसे कोई पूछेगा घास में सबसे बेसी क्या पाया जाता है, तो बोलना सेलुलोज पाया जाता है। बोलेगा घास हम लोग क्यों नहीं पचा सकते हैं, बोलना घास हम लोग इसलिए नहीं पचा सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज को पचाने वाला एंजाइम उपलब्ध नहीं होता है। और घास में सबसे बेसी क्या रहता है, सेलुलोज रहता है। तो कहता कि बहुत से जीव नहीं पचा पाते हैं। घास खाने वाले जंतुओं की पाचन व्यवस्था थोड़ी अलग होती है। क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। इनका आमाशय विशेष प्रकार का होता है। जो अपना आमाशय आता है, मतलब इसका आमाशय क्या रहता है, विशेष प्रकार, दूसरे प्रकार का रहता है। आमाशय विशेष प्रकार का होता है जो 4 भागों में बटा रहता है। जो गाय माल चरने वाला जीव जंतु उसका आमाशय कितने भागों में बटा रहता है, 4 भागों में बटा रहता है। जो पहला भाग होता है उसका नाम याद रखना। जो पहला सबसे बड़ा होता है भाग होता है उसका नाम क्या है, रूमेन है। क्या है, रूमेन। आपसे पूछेगा कि गाय भैंस में जो सबसे पहला जो आमाशय होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, रूमेन कहते हैं। अगर आपसे वैसे पूछे गाय भैंस में आमाशय कितने प्रकार के होते हैं, आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आपको बोलना है 4 भाग होती है। और आपसे पूछिए गाय माल में आमाशय के सबसे जो 4 भाग होती है उसमें सबसे पहली भाग और सबसे बड़ी भाग कौन होती है, रूमेन होती है। क्या होती है, रूमेन होती है। रूमेन कहा जाता है। निगला हुआ घास प्रथम आमाशय रूमेन में ही इकट्ठा होता है। जब पहली जो गाय घास निकलता है वो कहाँ जमा होता है, रूमेन में जमा होता है। कहाँ होती है, रूमेन में जमा होती है। गाय जो है घास चिबाता नहीं है। मुंह जैसे अपना खाना चिबाते हैं उसे चिबाता नहीं है। क्या करते हैं, 2-3 दार ऐसे करता है, मुंह लाड़ता है और सीधे अंदर गिर जाता है।
बाद में उसको जब बैठता है तब पाज करता है। देखे होंगे जब गाय खाना खाना बंद कर दी रहती है फिर भी क्या रहती है, मुंह उसका चलते रहती है। क्या करती है, मुंह चलाते वक्त जो खाना खाया है उसको फिर से निकाल कर वो जुगाली करती है। क्या करती है, जुगाली करती है, यानी पाज करती है। देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, पाज बोलना, उसको पाज करना कहते हैं। कह रहा है यहाँ भोजन का आंशिक पाचन होता है। कहाँ आंशिक पाचन होता है, रुमेन में। काम होता है जो मतलब गाय भैंस का पहला अमाशय का पहला भाग है और सबसे बड़ा भाग है रुमेन, मतलब वहाँ क्या कहाँ पास आंशिक पाचन होता है। इसे जुगाल या कड कहते हैं। क्या कहते हैं, कड। कड किसको कहेंगे, जब पहली बार जब गाय या भैंस मतलब घास खाएगी तो रुमेन जमा होती है ना, तो रुमेन जब पहली बार गाय भैंस खाएगी, जो घास खाता है तो हल्का पाचन हो गया, पहली बार जब रुमेन हो जाता है उसको क्या कहते हैं, कड कहते हैं। क्या कहते हैं, कड कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि हल्का पाचन हो जाता है कहाँ में, रुमेन में, उसी को क्या कहते हैं, कड कहते हैं। क्या कहते हैं, कड कहते हैं। उसके बाद कह रहा है बहुत से घास खाने वाले जंतु चरते समय जल्दी जल्दी घास काटकर निगल लेते हैं। क्या करते हैं, घास काट कर निगल लेते हैं। बहुत से ऐसे जंतु होते हैं जो क्या करते हैं, घास खाने पर अच्छा चिबाता है उसको क्या करते हैं, निगल लेते हैं। अपनी तरह खाना खाते समय वो ये भोजन पूरी तरह चबाते नहीं है। अभी आपको बताया जैसे अपना क्या करते हैं, भोजन खाते वक्त क्या करते हैं, बहुत भोजन को चबाते हैं, बहुत महीन महीन कणों में तोड़ते हैं, उसके बाद निगलते हैं। लेकिन जो गाय भैंस होता है वो क्या करता है, सीधे खा के रख लेता है अपने अंदर, कहाँ में, रुमेन में रख लेता है। और जब फिर उसका खाना उसका पेट भर जाता है फिर बैठ के उसको क्या करता है, चिबाते रहता है, मतलब पाज करते रहता है, यानी भोजन फिर से चिबाता है, फिर उसको मतलब तोड़ता है। कहता है निगले हुए खाने को जुगाल, निगले हुए खाने को क्या कहते हैं, जुगाल। ये पुनः मुंह में लाकर चबाते रहते हैं। क्या करती है, पुनः मुंह में लाकर, आपको बताया ना, फिर क्या करते हैं, बैठ कर चबाते रहते हैं। क्या आपने यह देखा होगा कि जब वो खाना नहीं खा भी रहे होते हैं तभी उनका मुंह क्या होता है, चलता रहता है। कहता आपको बोल रहे हैं कि आपने देखा होगा कि जब गाय भैंस भोजन नहीं भी करता है, बैठा रहता है, फिर भी उसका मुंह क्या रहता है, चलते रहता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो उसका रुमेन में भोजन गया था वो फिर से निकाल क्या करता है, मतलब मुंह क्या करता है, चलाते रहता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। क्या कहते हैं, जुगाली या प्रगुल कहते हैं, या रूमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रूमिनेशन। ये क्वेश्चन पूछेगा कि जो गाय भैंस है वो भोजन को पहली रुमेन में खाकर फिर से उसको निकाल कर चबाना उस क्या कहलाता है, जुगाली कहलाता है। क्या कहलाता है, जुगाली कहलाता है। इन जंतुओं में सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं की सहायता से भी होता है। किसकी सहायता से होता है, सेलुलोज की सहायता से, मतलब सेलुलोज को जो पाचन है किससे होता है, जीवाणु की सहायता से। लेकिन जो सेलुलोज का पाचन जीवाणु करता है वो हमारे अंदर नहीं रहता है, इसलिए मेरा मतलब हम सेलुलोज को घास नहीं मतलब पचा सकते हैं। कह रहा सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणु की सहायता से होता है। ये जीवाणु रुमेन होते हैं। जीवाणु कहाँ होते हैं, रुमेन। आपसे पूछेगा सेलुलोज को जो पाचन करता है जीवाणु वो गाय भैंस में कहाँ रहता है, तो आपको बोलना है रुमेन में रहता है। कहाँ रहता है, रुमेन। रुमेन क्या है, गाय भैंस का अमाशय है। जैसे अपना अमाशय था ना, उसी तरह क्या है, गाय भैंस का अमाशय है। अमाशय उसका अमाशय क्या कहते हैं, रुमेन कहते हैं। क्या कहते हैं, रुमेन। रुमेन में क्या रहता है, सेलुलोज को पचाने वाला जीवाणु रहता है। उसके बाद है अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में जाता है। कहाँ जाता है, अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत और वहाँ से बड़ी आंत में, छोटी आंत में जाएगी, उसके बाद वहाँ से बड़ी आंत में जाएगी। छोटी और बड़ी आंत के बीच एक थैलीनुमा संरचना आती है जिसे सिकम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिकम कहते हैं, मतलब जिसे अंधनाल कहते हैं। सिकम कहते हैं। दिए गए चित्र में अंधनाल में भी कुछ जीवाणु होते हैं। कहाँ रहते हैं, अंधनाल में कुछ भी जीवाणु रहते हैं। मनुष्य में अंधनाल बहुत छोटी होती है। वो क्या होती है, बहुत छोटी रहती है और इसमें जीवाणु अनुपस्थित रहते हैं। कौन जीवाणु, जो सेलुलोज का पाचन करते हैं जीवाणु, वो क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है, जिसके कारण हम मतलब घास को पचा नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि घास में सेलुलोज बहुत मात्रा में रहता है। अतः मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। मनुष्य के पाचन संस्थान में सेलुलोज रेशेदार पदार्थ के रूप में रहता है, जिसकी उपभोक्ता के बारे में आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं। अब पढ़ेंगे, बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा छोटी होती है। बड़ी जो आंत है छोटी आंत की अपेक्षा क्या होती है, छोटी होती है। क्या होती है, छोटी होती है और चौड़ी होती है। भैया छोटी और चौड़ी होती है। इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। बाकी बचा हुआ भोजन, अपचित भोजन अर्ध ठोस अवस्था में मलाशय रेक्टम में चला जाता है, जहाँ से समय समय पर निष्कासन होते रहता है।
अब पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे अमीबा के बारे में। आप क्या पढ़ेंगे? अमीबा के बारे में कि मतलब अमीबा में पोषण किस तरीके से होता है। अमीबा क्या है? अमीबा भी एक जीव है। क्या है? अमीबा भी एक जीव है। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको मौखिक रूप से बता देता हूँ अमीबा के बारे में। अमीबा एक ऐसा जीव है जिसको आप अनंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप चाहिए। उस तब आप अमीबा को देख सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा रहता है। जैसे मानिए बिंदी है ना, बिंदी दिए आपको लखा दे रहा है, इसका 2 लाख बार टुकड़ा कीजिएगा तब अमीबा आप देख सकते हैं। इसलिए इसको अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसको देखने के लिए क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप की आवश्यकता चाहिए। तो अमीबा वाले में कुछ पॉइंट हमें याद रखने। जो अमीबा है ये क्या, कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। कौन सा जीव है? ये एक कोशिकीय जीव है। मतलब इसमें एक कोशिका रहता है। क्या कोशिका रहता है? एक कोशिका मतलब कि इतनी बिंदु जगह इसको 1000 टुकड़ा कीजिएगा तो ये क्या है, मतलब एक कोशिका के बराबर है। मतलब बहुत छोटा रहता है। क्या रहता है? बहुत छोटा। एक कोशिका रहता है। क्या रहता है? एक कोशिका का बना रहता है। कौन? अमीबा। इसलिए अमीबा को हम क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय जीव। आपसे पूछेगा अमीबा कैसा जीव है, तो आपको बोलना है कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। क्या जीव है? कौन सा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा है आपको बोले नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको यह कहाँ मिलता है? यह बेसी मिलता है तालाब के पास मिलता है, झरना में मिलता है, उसके बाद नदी के पास मिलता है, और नमी युक्त मिट्टी में मिलता है। कहाँ मिलता है? नमी युक्त मिट्टी में भी मिलता है। इसलिए आपसे पूछेगा अमीबा कैसा जीव है, तो आपको बोलना है अमीबा एक कोशिकीय जीव है। और यह मतलब कहाँ मिलता है? नमी युक्त मिट्टी में मिलता है, झरना में मिलता है, इधर उधर मिलता है। ठीक है। अमीबा जो है अपना भोजन जो है कैसे ग्रहण करेगा? एक कोशिका बहुत छोटा रहता है। कैसे? जो चित्र देख रहे हैं ये माइक्रोस्कोप के द्वारा लिया गया चित्र है। इतना बड़ा होता नहीं, बोले ना एक पॉइंट जो है पॉइंट, इससे 100 गुना इसको आधा आधा कीजिएगा, आधा टुकड़ा 100 गुना 1000 गुना जितना कीजिए तब जाकर मतलब एक कोशिका आपको अनंगी आंसू बोले दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए आपके लिए चार्ट बना कर लाए हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। अमीबा के बारे में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है जो हम यहाँ पे लिख के लाए हैं। देखते हैं क्या मतलब क्या आपको याद रखना है। देखिए जो अमीबा है, क्या है ये? अमीबा है। अमीबा इंग्लिश में देख रहे हैं अमीबा ही कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है? झील में पाया जाता है, तालाब में और झरना में रहता है। कहाँ रहता है? झील, तालाब और झरना में पाया जाता है। पहला जो पॉइंट हम लिखे हैं यह कैसा जीव है? अमीबा जो है एक कोशिका, इसमें एक कोशिका रहती है। जिससे कहेगा कि आप लोग जो मनुष्य है वो कैसा जीव है? मनुष्य बहुत कोशिकीय जीव, बहुत में लाखों अरबों करबों कोशिका रहता है। जैसे ये मेरा हाथ हुआ, अगर हम ऐसे करेंगे तो अभी यहाँ हजारों कोशिका क्या हुआ? मर गया होगा। क्या हुआ? मर गया होगा। इसलिए जो अपने जो मानव शरीर जो है इसमें लाखों करबों अरबों खरबों क्या रहती है? कोशिका रहती है। लेकिन जो अमीबा है इनमें एक कोशिका रहता है। कितना कोशिका रहता है? एक कोशिका रहता है। इसलिए इसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। यह एक सूक्ष्म जीव है। सूक्ष्म जीव मतलब बहुत छोटा जीव है जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसा जीव है। इसलिए यह क्या है? सूक्ष्म जीव है। दूसरा है पादाप के द्वारा अपना भोजन या ग्रहण करता है। जो अमीबा जो है इतना छोटा रहता है, इसके ऊपर क्या रहता है? एक उभार रहता है। क्या रहता है? उभार। जो इसको देख रहे हैं उभार, यही उभार के कारण क्या होता है? ऐसे ऐसे चलता है। क्या होता है? ऐसे ऐसे उभार कारण, यही जो उभार है इसके उभार कारण क्या होता है? घुरकते रहता है। तो जो उभार है ना इसको क्या कहते हैं? पादाब कहते हैं। क्या कहते हैं? पादाब। आप 10वां में जाएगी इसी को पादाब कहिए या कूटपाद कहिए, दोनों बात क्या बराबर है। लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं। कहेगा कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो आपको बोलना है स्यूडोपोडिया द्वारा ग्रहण करता है। किसके द्वारा ग्रहण करता है? स्यूडोपोडिया द्वारा। तो वही लिखे हैं अमीबा एक कोशिका जीव है, यह एक सूक्ष्म जीव है। पादाप के द्वारा क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है। कौन? अमीबा। कौन ग्रहण करता है? अमीबा। इसका आकार जो है निश्चित और अनिश्चित रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित। मतलब आकार जो है इसका निश्चित नहीं हो सकता है। ऐसे भी अमीबा हो सकता है, या कैसे भी अमीबा ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है, या मतलब किसी भी आकार का आप कर दीजिए क्या हुआ? अमीबा का चित्र बन जाएगा। मतलब इसका आकार क्या रहता है? अमीबा निश्चित नहीं रहता है, किसी भी आकार को हो सकता है। इसलिए क्या दिया है? इसका आकार क्या है? अनिश्चित रहता है। क्या रहता है? अनिश्चित। आपसे पूछेगा अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो आपको बोलना है जो ये उभार दिया गया है, उभार पादाप, इसको क्या उभार को क्या कहते हैं? पादाप। पादाप के द्वारा यह क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। और गति भी इसके ही द्वारा क्या करता है? इसी से चलता है। लुधक लुधक के क्या करता है? चलता है। अमीबा में क्या होता है? एक खाद्यान्नी होती है। क्या होती है? खाद्यान्नी होती है। जो जिसे अमीबा के पास क्या है? भोजन आया, भोजन के संपर्क में आया तो भोजन को अपने अंदर ले लेगा और खाद्यान्नी में पचाएगा। कहाँ पचाएगा? खाद्यान्नी में पचाएगा। मतलब भोजन जो कहाँ पचाएगा? अमीबा खाद्यान्नी में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अमीबा जो है वो अपना भोजन कहाँ में पचाता है, तो आपको बोलना है अमीबा जो है अपना भोजन खाद्यान्नी में पचाता है। कहाँ पचाता है? खाद्यान्नी में। वही लिखे हैं भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है। अमीबा जो है
अमीबा के भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा का भोजन का पाचन खाद्यान्नी में होता है और पदार्थ के द्वारा ही अमीबा क्या करता है? गति करता है। क्या करता है? गति। अमीबा के बारे में आपको इतना ही चीज़ आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद आप अमीबा के बारे में आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आप बता सकते हैं। कितना बात ध्यान रखना चाहिए? अमीबा एक कोशिका जीव होती है, ये एक सूक्ष्म जीव होती है। यह क्या होती है? सूक्ष्म जीव होती है। यह पदार्थ के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करती है और अमीबा का आकार और निश्चित होता है और अमीबा अपना भोजन का पाचन खाद्यान्नी में करता है और पदार्थ के द्वारा ही क्या होता है? अमीबा चल सकता है। और अमीबा जो है कहाँ मिलता है? झील में, तालाब में और झरना में मिलता है। और अमीबा का जो उभरा हुआ पार्ट होता है, जो मतलब जिसके द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है, जिसके द्वारा क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है या गति करता है, उसको क्या कहते हैं? पादाप कहते हैं या सीडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीडोपोडिया कहते हैं। वही बात इसमें क्या लिखा हुआ है? कृत्रिम पादाब या सीडोपोडिया, यही सब लिखा हुआ है। जो मतलब जो पादाब है, जो पादाब यहाँ जो लिखा हुआ है, सीडोपोडिया या क्या करती है? अमीबा को गति करने तथा भोजन को पकड़ने में मदद करता है। वही बात जो हमें आपको बताया अभी, सीडोपोडिया क्या करता है? भोजन को अमीबा को पकड़ने में और गति करने में मदद करता है। इसे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, जो ये क्या है? अमीबा, ये भोजन है। ये क्या है? भोजन है। भोजन क्या करे? पहले भोजन, अमीबा जो है लुढ़कते लुढ़कते कहाँ जाएगा? भोजन का पास जाएगा। कहाँ जाएगा? भोजन के पास जाएगा। फिर भोजन के पास जाएगा, फिर जो पादाब जो है, जो क्या है? पादाब, जो क्या करेगा? इसको इसे भोजन को जकड़ेगा। क्या करेगा? फंसाएगा, अपने बढ़ाएगा पादाब। देखिए यहाँ बढ़ा लिया, क्या करेगा? बढ़ाएगा, अपने अंदर धसाएगा। फिर इसको अपने अंदर लेने के बाद क्या करेगा? इसको ये दोनों मिल जाएगा, ये और ये क्या होगा? मिल जाएगा और भोजन इसके अंदर चलाएगा। तो भोजन इसके अंदर चलेगा तो खाद्यान्नी में क्या करेगा? भोजन पचा लेगा। क्या करेगा? भोजन पचा लेगा। तो ये जो अध्याय है क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। ये अध्याय क्या होगा? खत्म हो गया। और अब जब इसका अगला पार्ट लाएंगे, पार्ट 3 जब लाएंगे, इसमें जो क्वेश्चन आंसर दिया गया है, ये जो क्वेश्चन आंसर है वो हम क्या करेंगे? क्वेश्चन आंसर का हल करेंगे। एक एक क्वेश्चन आंसर का हम जवाब देंगे। तो आप लोग इसे भी देखिएगा, देखना है, ठीक है ना। तो ये चैप्टर क्या हुआ? खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग ये चैप्टर क्या करें? अच्छा से समझे होंगे। अगर आप समझ गए होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, यस हम समझ गए हैं। और आप चाहते हैं कि मतलब मैं जो इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो है मैं वो अपलोड करूं, तो आप ये भी कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, बाय।